नमस्कार, मैं हूँ कैलाश और स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 22 जनवरी से, ये 21 नहीं है, गलती से हो गया था। 22 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए शुरू करते हैं। 22 जनवरी से 28 जनवरी के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, टॉप 50 जितने इम्पोर्टेंट थे सब मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। पहला सवाल है, किस देश के सर्वोच्च सॉरी किसे किसे देश के सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? यहाँ बताना है कि किसे अशोक चक्र मिला है, जो कि क्या है, वीरता पुरस्कार है और वो शांति काल के दौरान दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार है। तो वो आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान दिया गया और ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अशोक चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया है। वो लखनऊ से हैं और आईएसएस जाने वाले, आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले वो पहले भारतीय हैं। यहीं पे इम्पोर्टेंट चीज़, वो पहले भारतीय हैं। अभी आपको पता होगा 2025 में ही, पिछले साल एक्सियोम 4 मिशन में वो गए हुए थे। साथ ही एक चीज़ और, चूँकि अशोक चक्र मिला हुआ है, तो ये सम्मान पाने वाले वो दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। तो इससे पहले कौन मिला, किनको मिला था? साल था 1984, जब राकेश शर्मा जी को ये अवार्ड दिया गया था। अब बात करते हैं वीरता पुरस्कार की। तो देखिए, वीरता पुरस्कार जो होता है वो 2 तरह से दिया जाता है। किस तरीके से? युद्ध के दौरान, शांति काल के दौरान। तो फिलहाल अभी कोई युद्ध नहीं चल रहा है, अभी शांति काल का टाइम है। तो उसमें जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो होता है अशोक चक्र, दूसरे नंबर पर होता है कीर्ति चक्र, तीसरे नंबर पर होता है शौर्य चक्र। सीक्वेंस याद रखिए, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। तो अशोक चक्र से नवाजे गए हैं भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। और दूसरा, जो हम लोग 2 तरह की बात कर रहे थे, एक होता है युद्ध के दौरान दिया जाता है, जैसे परमवीर चक्र सबसे पहले, उससे बाद होता है महावीर चक्र और उसके बाद आता है वीर चक्र का नंबर। ये भी सीक्वेंस याद रखिए, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये युद्ध के दौरान है और ये शांति काल के दौरान है। ठीक? अगला सवाल, हाल ही में वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? तो वो चुना गया है ग्रामा माचेल को। ग्रामा माचेल को चुना गया, ये उनकी तस्वीर है। तो ये मोज़ाम्बिक की है और एक मानवाधिकार एक्टिविस्ट है। उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और ह्यूमैनिटेरियन एक्शन पे काम किया है। देखिए, इसे इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार भी कहते हैं, पूरा नाम ये है। मोज़ाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता है, ये मैंने पहले ही बता दिया। और ये पुरस्कार जो उन्हें दिया जा रहा है, बच्चों और महिलाओं के अधिकारों, उनके राइट्स के लिए, उनके एजुकेशन के लिए और सोशल डेवलपमेंट के लिए। उन्हें लंबे समय से ये काम कर रही थी, उनका योगदान था, इस वजह से उनको यह अवार्ड क्या है, मिल रहा है। ग्रामा माचेल कौन है? मोज़ाम्बिक की स्वतंत्रता के बाद, जब वो इंडिपेंडेंस हुआ वो कंट्री, उसके बाद वो पहली शिक्षा मंत्री रही है। बहुत ही हाई लेवल का ये क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है? कि पहली महिला शिक्षा मंत्री थी मोज़ाम्बिक के इंडिपेंडेंस होने के बाद और नेल्सन मंडेला की पत्नी भी रह चुकी हैं। 3 पत्नियाँ थी नेल्सन मंडेला की, उन 3 में से एक रही है ग्रामा माचेल। बात करते हैं इस पुरस्कार की। ये पुरस्कार 1986 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1986 से दिया जा रहा है। ईयर भी याद रखिए, कई-कई बार ईयर पूछ लेता है। 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, ट्रॉफी दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। कौन देता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट दिया देता है और उन लोगों को दिया जाता है जो पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के काम करते हैं, हथियारों को होड़ कम करने का काम करते हैं और मानवता के विकास के लिए काम करते हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ड्रामा माचेल चुना गया है साल 2025 के लिए। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी टी20 क्रिकेट से आ गया, स्पोर्ट्स से सवाल भी आजकल बहुत पूछा जा रहा है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026, जो कि अभी इंडिया और श्रीलंका मिलकर के दोनों इसको होस्ट करने वाले हैं और इंडिया प्रबल दावेदार है। जिस तरीके से न्यूजीलैंड के साथ खेल रहा है इंडिया, यहाँ तो इंडिया ही लग रहा है ट्रॉफी फिर से उठाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन की, कौन इसमें बांग्लादेश की जगह कौन-सा देश अभी भाग ले रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कॉटलैंड जो है अब वो बांग्लादेश की जगह यहाँ पर आ चुका है। बांग्लादेश टूर्नामेंट से एक तरीके से बाहर ही हो गया है। खुद को उसने बाहर कर लिया है और उसमें मैंने एक अपने शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड भी किया है कि बांग्लादेश के बाहर होने से सिर्फ क्रिकेट का नुकसान है और बांग्लादेश का कितना बड़ा नुकसान है, उसके बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया, वो काम आ जाएगा, आप शॉर्ट्स में जाकर के देख लेंगे। बांग्लादेश लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट स्कॉटलैंड नेम स्क्वाड फॉर टी20 वर्ल्ड कप 2026। ये टी20 वर्ल्ड कप है, ये 7 फरवरी से 8 मार्च तक चलने वाला है। 16वाँ एडिशन है और भारत और श्रीलंका इसको संयुक्त रूप से जॉइंटली होस्ट कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि आपको पता होगा, पिछले कुछ समय में खबर आ रही थी कि हिंदुओं पर अटैक हो रहा है बांग्लादेश में, जिसके बाद
आईपीएल का ऑक्शन होता है और आईपीएल ऑक्शन होने के बाद एक खिलाड़ी है लेफ्ट आर्म स जो फास्ट बॉलर है मुस्तफिजुर रहमान, उसको केकेआर की टीम अपने अपने में खरीद लेती है, अपने में रख लेती है। उसके बाद क्या होता है, काफ़ी विरोध होता है, क्योंकि विरोध इसलिए भी होता है क्योंकि तो बांग्लादेश इस तरीके से हमारे हिंदुओं पर अटैक कर रहा है, तो उसका विरोध होता है और बहुत विरोध होने के बाद बीसीसीआई क्या करता है, केकेआर को कहता है कि उसको बाहर निकालो और उसको क्या कर दिया जाता है, मुस्तफिजुर रहमान को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है और कई बार में विरोध भी हो रहा था। तो इसमें बांग्लादेश जो क्रिकेट बोर्ड है, वो सोचता है कि हमारे मैचेज़ जो हम इंडिया नहीं आएँगे क्योंकि हमको हमको लग रहा है उनका कहना था कि हमें लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर सेफ नहीं हैं। तो वो इसलिए वो लोग माँग करते रहे कि श्रीलंका में कराया जाए मैच। आईसीसी ने नकार दिया और लास्ट टाइम बोला कि क्या करना है, खेलना चाहते हो या नहीं खेलना चाहते हो, तो उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश ने सीधा बॉयकॉट कर दिया कि हम नहीं खेलना चाहते हैं। एक मौका और दिया गया था और लेकिन वो नहीं मानने के बाद फाइनली किसको बुलाया गया है, स्कॉटलैंड को यहाँ पर बुलाया गया है, तो स्कॉटलैंड के लिए एक अच्छा मौका है। ठीक है? अगला सवाल, हाल ही में पीएम मोदी ने कांजीरंगा नेशनल पार्क में एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। ये पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये बहुत फेमस है, जो एक सींग वाले गेंडे होते हैं, ठीक है? एक सींग वाले जो गेंडे हैं, उनके लिए पूरे विश्व में पहचान रखता है ये नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। पीएम मोदी लेज़ फाउंडेशन स्टोन फॉर 6957 करोड़ कांजीरंगा कॉरिडोर, उसको उद्घाटन यहाँ पर किया है। तो ये क्या है, एक एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो ऊँचा पुल या सड़क की आधारशिला रखी गई है। लंबाई कितनी है? 34.5 किलोमीटर, काफ़ी लंबा है ये और इसकी लागत मैंने पहले ही बता दिया। इस क्यों बनाया जा रहा है कि जब बारिश के मौसम में जब इस नेशनल पार्क में पानी भर जाता है, तो जानवर जो हैं, वो सुरक्षित स्थान की ओर जाते हैं। उस समय कॉरिडोर उन्हें बिना किसी हादसे के सड़क को पार करने में मदद करेगा। इसीलिए 6,900 अ, 57 करोड़ रुपए की लागत से ये बन रहा है और ये किसका हिस्सा है? एनएच 715 का ये कॉरिडोर जहाँ बनेगा, वो सड़क होगा, वो हिस्सा है एनएच 715 715 का। हाल ही में चलिए फटाफट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई। उनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है? तो उनके पास जो रिकॉर्ड है वो 608 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड है। कितने? 608 608 नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स रिटायर्स, ये आप देख सकते हैं। सुनीता विलियम्स। तो सुनीता ने अपने करियर में 3 इंटरनेशनल स्पेस मिशन पूरे किए हैं। कितने? 3 608 दिन वो टोटल आईएसएस पर रही है। आखिरी स्पेस मिशन के दौरान सुनीता 286 दिन अंतरिक्ष में रही, ठीक है? दोन जून 2024 में 8 दिन के मिशन पर वो गई थी, लेकिन स्पेसक्राफ्ट बोइंग स्टारलाइनर में कुछ टेक्निकल खराबी आ जाती है और वो अपने जो साथी थे, बुच विल्मोर, उनके साथ लगभग 9 महीने तक वो मार्च 2025 तक अंतरिक्ष स्टेशन पर फँसी रही। इस बीच कई बार उनको वापस लाने का प्रयास हुआ, लेकिन वो हो नहीं पाते हैं सफल। आखिरकार मार्च 2025 में इलॉन मस्क का जो स्पेस एक्स है, उसके ड्रैगन कैप्सूल से वो पृथ्वी पर वापस सकुशल लौटी हैं। सुनीता अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली एस्ट्रोनॉट भी हैं। उन्होंने अंतरिक्ष में 9 स्पेस वॉक किए हैं। इस दौरान उन्होंने 62 घंटे 9 मिनट तक अंतरिक्ष में चहलकदमी की है, जो किसी भी महिला यात्री द्वारा सबसे ज़्यादा है। बात करें 2008 में उन्हें पद्म भूषण मिल चुका है। अंतरिक्ष में जाने वाले भारत मूल की 3 महिलाएँ हैं। पहली महिलाएँ थी कल्पना चावला, दूसरी सुनीता विलियम, तीसरा का नाम आप याद रख लो क्योंकि आपने पहली और दूसरी का नाम तो याद रखा ही होगा। तीसरा है शिरीषा बांदला, ठीक है? शिरीषा बांदला, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2026 अभी जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? देखिए सबसे बड़ा अवार्ड क्या होता है? भारत रत्न होता है। उसके बाद कौन-सा होता है ना? उसके बाद होता है पद्म विभूषण होता है। उसके बाद होता है पद्म भूषण होता है और उसके बाद होता है पद्म श्री होता है। तो पद्म भूषण की बात की गई, पद्म विभूषण की बात की गई। सेकंड नंबर का भारत रत्न के बाद वो कितनों को दिया गया? तो 5 लोगों को दिया गया है। टोटल पद्म अवार्ड जो है वो 131 लोगों को दिया गया है, यानी ये सब मिला करके इसमें पद्म विभूषण 5 है, पद्म भूषण 13 है, पद्मश्री 113 है। इन सब में 131 हो गए। इसके साथ ही 19 महिलाओं को दिया गया है, 6 विदेशियों को दिया गया है और 16 मरणोपरांत भी दिया गया है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए जो 5 पद्म विभूषण दिया गया है ना, उनके नाम है ये, थोड़ा याद रख लीजिए। एक फ़िल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल जी जो अभी फ़िलहाल दिवंगत हो गए, उनको दिया गया कला के क्षेत्र में। केटी थॉमस को दिया गया है, एन राम राजम को दिया गया है, पी नारायण को दिया गया है
और एक नाम और है यहाँ पर वीएस अच्युतानंद को दिया गया है। ये 5 लोगों का नाम याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? आपको पता होगा कि हर साल गणतंत्र दिवस पर कोई दूसरे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं या कोई जो बड़े लीडर होते हैं, वो हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में आते थे। इस बार 2 लोग आए हुए थे। कौन-कौन है? यूरोपियन यूनियन जो कमीशन है, उनकी जो अध्यक्ष थी उर्सुला वॉन डर लेyen वो आई हुई थी और साथ में थे यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा। नाम याद रखिएगा एंटोनिया कोस्टा एंड उर्सुला वॉन डर लेyen। ठीक है? इसकी शुरुआत देखो सबसे पहली बार जब 1950 में हमने पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, तब वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्नो जो आए थे। साथ में 2025 पिछला बार कौन आया था? तो वो आए थे प्रोबोवो सुबियांतो। ठीक है, अगला सवाल, किसने रिकॉर्ड 400वां ग्रैंड स्लैम जीत हासिल किया है? तो और कोई नहीं है, वो है नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच विन्स रिकॉर्ड 400 स्लैम मैचेस पावर ऑन इन ऑस्ट्रेलिया। ये 400 ग्रैंड स्लैम जीत है, यानी वो मैचेस की बात हो रही है, 400वां मैच उन्होंने यहाँ पे जीता है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 400 एकल मैच जो सिंगल मैच है वो जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए इसलिए इम्पोर्टेंट है। सर्बिया के रहने वाले इसको भी आप याद रखिए। बात करते हैं महिलाओं में कौन है, तो महिलाओं में सबसे अधिक सिंगल्स जो मैचेस जीतने का रिकॉर्ड है वो सेरेना विलियम्स के नाम है जिन्होंने 367 मैचेस जीते हैं और अमेरिका की हैं वो भी याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है, तो वो है नोवाक जोकोविच। मैं बात यहाँ पे जो 400वां सिंगल मैचेस की बात कर रहा हूँ ना, 400 सिंगल मैच यहाँ पर हम जो यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन करते हैं, वो मैच जब उसको ग्रैंड स्लैम टाइटल की बात करें, वो 24 बार जीता है इसने नोवाक जोकोविच में सबसे ज़्यादा इनसे ज़्यादा कोई और नहीं जीता है। आई थिंक राफेल नडाल 22 है, इनका 24 है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन जो कार्यक्रम होता है जिसे कहते हैं विंग्स इंडिया 2026 वो कहाँ आयोजित किया गया था? वो आयोजित किया गया था हैदराबाद में। हैदराबाद में किया था जो कि एशियाज़ लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है, ऑर्गेनाइज्ड एज़ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर कनेक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इस चीज़ के लिए ये किया गया था। कब से कब तक किया गया? 28 से 31 जनवरी तक किया गया। बेगमपेट एयरपोर्ट है हैदराबाद में, ये वहाँ पर किया गया है। इसका आयोजन याद रखेंगे बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया। उद्घाटन कौन किए? सिविल एविएशन जो मिनिस्टर हैं, राम मोहन नायडू जी, उन्होंने किया। कब से कब तक चलेगा ये? 28 से 31 जनवरी तक ये चलेगा। ठीक है? क्या नाम था? विंग्स इंडिया। नाम याद रखेंगे, विंग्स विंग्स इंडिया, ओके? अगला बढ़ते हैं। सर मार्क टली का निधन हो गया। कौन थे वो? वो थे पत्रकार थे, वो एक जर्नलिस्ट थे। मार्क टली, फेमस जर्नलिस्ट बीबीसी के थे। सर मार्क टली द बीबीसी वॉइस ऑफ इंडिया डाइज़ एज्ड 90 90 स जो एज थी उनमें उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और बीबीसी इंडिया ब्यूरो के प्रमुख सर मार्क टली का निधन हो गया है। अपनी सूक्ष्म रिपोर्टिंग के लिए भारत की आवाज़ के रूप में उन्हें जाना जाता है। 2002 में उन्हें ब्रिटेन द्वारा नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। तो देखिए जो बड़े-बड़े इवेंट्स हुए भारत में जैसे 1971 का जो भारत-पाकिस्तान का युद्ध था, 1975 का इमरजेंसी देख लो, 1984 में जो अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, भोपाल गैस त्रासदी, इंदिरा गांधी जी की हत्या, राजीव गांधी जी की हत्या और बाबरी जो विध्वंस हुआ था मस्जिद का, उसपे भी उन्होंने पत्रकारिता के लिए उनको भी जाना जाता है। ठीक है? मार्क टली नाम याद रखेंगे, पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है? तो वो है फ्रांस। बहुत बढ़िया काम किया फ्रांस ने और ये चीज़ इंडिया में भी होना चाहिए। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन लगाने की मंजूरी दे दी है फ्रांस ने। मेजर स्टेप फ्रेंच एमपीज़ वोट इन फेवर बिल टू बैन सोशल मीडिया फॉर अंडर 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन हाल ही में अजिस्टा बीएसटी एरोस्पेस ने भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास कहाँ पर किया है? तो ये किया है गुजरात में। ठीक है? गुजरात विटनेस लॉन्च ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट ठीक है? गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे किया अजिस्टा बीएसटी एरोस्पेस क्या है? ये भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। मुख्यालय कहाँ पर है याद रखिए हैदराबाद में है और गुजरात के सानंद में ये हुआ है इस प्लांट का उद्घाटन। इसका नाम है पामनारो और ये उपग्रह को डिज़ाइन करना, उनका निर्माण करना, उनकी टेस्टिंग करना, ये सारा काम यहाँ पर होगा। अगला सवाल हाल ही में इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है पिक्सल के साथ। पिक्सल लेड
टू बिल्ड इंडियाज़ नेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन, ठीक है? इन स्पेस क्या है? इन स्पेस है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसका ये फुल फॉर्म है। ये भारत सरकार के जो स्पेस डिपार्टमेंट है, उसके तहत एक नोडल एजेंसी है। इसका काम है भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ावा देना। मुख्यालय अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। अब बात करते हैं पिक्सल क्या है? ये प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है जिसका हेडक्वार्टर क्या है? बैंगलोर में है। क्या समझौता हुआ दोनों के बीच? तो इसके तहत पिक्सल को 12 ईओएस का एक समूह अंतरिक्ष में स्थापित करना होगा। ये ईओएस क्या करेगा? पूरा ग्रुप लगातार धरती की तस्वीरें लेगा ताकि एग्रीकल्चर में, अर्बन डेवलपमेंट में, आपदाओं को ठीक करने में जानकारी मिल सकेगी। पीपीपी मॉडल पे काम करेगा, ठीक है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मॉडल पे काम करेगा, जिसमें स्पेस सुविधा प्रदान करेगा। पिक्सल जो होगा इसका संचालन करेगा। तो इस तरह से भारत का ये पहला प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन होगा। मतलब उपग्रहों का तारामंडल यानी ग्रुप ऑफ सैटेलाइट। 5 साल में करना है, निवेश 1200 करोड़ रुपए है, ठीक है? पिक्सल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हाल ही में आईआर ई आईआरईडीए आईआरईडीए ने इरिडिया पढ़ते हैं किसी को शॉर्ट में इसको। किस देश के लिए सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला इंटरनेशनल ग्रीन लोन जारी किया है? फर्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, ग्रीन लोन है, इम्पोर्टेंट है। किसके लिए जारी किया है इसने? तो ये जारी किया है ज़ाम्बिया के लिए। इरिडा आर्म, ठीक है? ये देख सकते हैं सैंक्शन फर्स्ट इंटरनेशनल ग्रीन एनर्जी लोन फॉर ज़ाम्बिया। किसके लिए? स्वर्ण सोलर प्रोजेक्ट के लिए दिया है ग्रीन लोन। आईआरडीए क्या है? एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहकारी कंपनी है। ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस लिमिटेड है जिसमें अभी ज़ाम्बिया में 100 मेगावाट के जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगेंगे, उसके लिए इंटरनेशनल ग्रीन लोन की मंजूरी दी है। मतलब कंपनी का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय लोन है। ज़ाम्बिया में कहाँ पे? स्वर्ण सोलर लिमिटेड, अभी मैंने आपको बताया उसके लिए लोन दे रहे हैं। जहाँ 100 मेगावाट के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट होगा। रकम 2 पॉइंट 22.5 मिलियन डॉलर, ठीक? 500वां सिंगल मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बनी है? कौन बनी है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु बनी है 500। पीवी सिंधु स्क्रिप्ट्स हिस्ट्री बिकम्स फर्स्ट इंडियन शटलर टू रीच 500 करियर विन्स। 500वां जीतने वाली शटलर। जो बैडमिंटन खेलते हैं उनको शटलर बोलते हैं। भारत की पहली है, दुनिया की 6वीं है। ने 5 लोग इससे पहले कारनामा कर चुके हैं। कितना मैचेस जीती हैं? 732 में से 500 मैच जीती हैं। इनका पूरा नाम क्या है? पीवी यानी पी से पुसरला, वी से वेंकट, सिंधु। क्या पता किसी एग्जाम में पूछ ले। ठीक है। इनके बारे में बात करें तो 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने इंडिया को सिल्वर दिलाया था, 2024 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज दिलाया था। इसके अलावा जो कॉमनवेल्थ गेम्स होता है उसमें 2022 में और 2015 में भारत को गोल्ड दिलाया था। 2013 में इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। 2015 में पद्मश्री से नवाजी जा चुकी हैं और 2020 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। आगे बात करते हैं। हाल ही में सिंगापुर की ट्री लेडी, कौन सी लेडी? ट्री लेडी, ट्री है मतलब पेड़ से रिलेटेड है यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। के नाम से मशहूर पर्यावरणविद का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था कीर्तिदा मेकानी। कीर्तिदा मेकानी सिंगापुर ट्री लेडी डाइज एट 66। ये आप उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। इनका जन्म चूँकि भारत में हुआ था, बाद में वो सिंगापुर चले गई तो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब एक कुछ नाम दिया गया ना ट्री लेडी, इन्हें उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए बहुत काम किया है। 66 साल की उम्र में निधन हो गया। 1993 में कीर्तिदा सिंगापुर पर्यावरण परिषद की पहली कार्यकारी डायरेक्टर भी बनी थी, ठीक है? पर्यावरण के प्रति उनके आजीवन समर्पण के लिए उन्हें 2015 में सिंगापुर के राष्ट्रपति का पर्यावरण पुरस्कार मिला। 2024 में पर्यावरण की चैंपियन के रूप में सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम में उन्हें शामिल किया गया। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हाल ही में साइना नेहवाल ने संन्यास की घोषणा कर दी। उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध किस खेल से है? शतरंज से? नहीं। टेनिस से है? नहीं। किससे? टेबल टेनिस से? नहीं। बैडमिंटन प्लेयर है साइना नेहवाल। ठीक है? तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, हरियाणा के हिसार से है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2012 में लंदन ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स में वो 2010 और 2018 में गोल्ड जीत चुकी हैं। 2015 में वर्ल्ड रैंकिंग में वो टॉप पर पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला थी, यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी भारतीय थी। वुमेन में बात करेंगे तो फर्स्ट वुमेन है, इंडियन वुमेन है। बट अगर एज़ अ मेल और फीमेल दोनों मिला लें तो सेकंड है। तो पहले कौन है?
प्रकाश पादुकोण, ठीक है? 2009 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, 2010 में पद्मश्री मिल चुका है, 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न मिल चुका है और 2016 में पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, कौन-सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया है? ये बन चुका है यूएई, ठीक है? यूएई बन चुका है। यूएई बिकम्स इंडियाज़ सेकंड लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर आफ्टर अ न्यू लॉन्ग टर्म डील ऑन यूएई प्रेसिडेंट विजिट। तो यहाँ आए हुए थे, आपको पता होगा हाल ही में यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की यात्रा पर आए थे और इस दौरान उन्होंने भारत और यूएई के बीच समझौता हुआ कि यूएई भारत को हर साल 0.5 एमएमटी एलएनजी को आपूर्ति करेगा। इससे कतर के बाद यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया। यानी पहले नंबर पर कौन है? कतर है, दूसरा हो जाएगा यूएई। याद रखना, क्या पता टॉपिक में करंट में ये दिख रहा है यूएई, पहला कौन है बोल के पूछ दिया तो कतर याद रखेंगे, कतर है पहले पे, उसके बाद है यूएई, ठीक है? एलएनजी मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसमें 90% जो होता है वो मीथेन होता है। अगला सवाल है, हाल ही में इंडियन ओपन बैडमिंटन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने नहीं, लक्ष्य सेन तो क्वार्टर फाइनल में ही हार गए थे और हारे थे लिन चुन यी से और यही लिन चुन यून ने ही इस खिताब को अपने नाम किया है। इंडियन ओपन बैडमिंटन लिन चुन यून हू बीट लक्ष्य सेन इन क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन को हराया था और अब टाइटल भी अपने नाम वो कर चुके हैं। इस टूर्नामेंट को योनेक्स सनराइज इंडियन ओपन भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत साल 2008 से हुई थी। इस साल ये 24वां संस्करण खेला गया, एडिशन 13 से 18 जनवरी के बीच खेला गया था। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एरीना में खेला गया था। मेंस में ताइवान के लिन चुनयुन ने और वुमेन्स में साउथ कोरिया की आन सी यांग ने जीता है। आगे बढ़ते हैं, धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया है? ये किया है चंडीगढ़ ने। किसने किया है? चंडीगढ़ जो कि यूनियन टेरिटरी है उसने किया है। ट्रिब टाइगर बटरफ्लाई डिक्लेयर स्टेट बटरफ्लाई ऑफ चंडीगढ़। ये उसकी इमेज इस तरह का दिख रहा है तितली, ठीक है? धारीदार, क्योंकि धारियाँ दिख रही हैं, ठीक है? तो क्या है? इससे पहले महाराष्ट्र पहला राज्य था जिसने किसी तितली की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, उनमें से एक पहली बार अगर पूछा जाए कि किस राज्य ने इस तरह घोषित किया होगा, तो वो ब्लू मॉर्मन नाम का एक तितली था जिसको राजकीय तितली घोषित किया था किसने? महाराष्ट्र ने फर्स्ट टाइम। उसके बाद और भी लोगों ने किया है। अभी फ़िलहाल हाइलाइट है क्योंकि एक स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई को डिक्लेयर किया है अपना राज्य तितली, उसने चंडीगढ़ ने। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री ने गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण है उसकी पत्रिका का नाम है जो मासिक यानी महीने में 1 बार छपती है। इसका शताब्दी अंक का विमोचन किया, कहाँ पर किया? ये किया भई उत्तराखंड में किया है। होम मिनिस्टर अमित शाह एड्रेस द रिलीज़ सेरेमनी ऑफ इश्यू ऑफ गीता प्रेस मंथली मैगज़ीन कल्याण इन ऋषिकेश उत्तराखंड में। ये आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गीता प्रेस गोरखपुर की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन किया गया। गीता प्रेस 1933 में गोरखपुर में स्थापना की गई थी। आपको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो धार्मिक ग्रंथ प्रकाशक है, पब्लिशर है, ये संस्था गीता हो गया, रामायण है, अन्य जो भी धार्मिक पुस्तकों से बहुत ही कम कीमत 15 से अधिक भाषाओं में पब्लिश करती है। स्थापना किया था जयदयाल गोविंदका ने, गोवर्धन हनुमान प्रसाद पोद्दार और घनश्याम दास, इन तीनों ने मिलकर के गीता प्रेस की स्थापना की थी। अगला सवाल, आधा हम लोग कर चुके हैं कवर, ठीक है? बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन नवीन बने हैं, 12वें नंबर के वो अध्यक्ष हैं और बिहार के बांकीपुर से लगातार 5 बार वो विधायक रहे हैं। नितिन नवीन ने भाजपा अध्यक्ष का पदभार संभाला और इतिहास में भगवा पार्टी के सबसे युवा यंग हैं अध्यक्ष, ठीक है? तो देखिए बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी, तारीख था 6 अप्रैल, ठीक है? भारतीय जनसंघ से हुई थी। इस भारत जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। फिर क्या होता है 1977 में भारत जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो जाता है। 75-77 में जो इमरजेंसी लगी थी, कई सारे राजनीतिक दल मिलते हैं और इसको मिल करके बनता है। 1977 में कांग्रेस को हराया, आपसी मतभेद के कारण 3 साल सत्ता में रही, फिर टूट गई। इसके बाद जनसंघ के जो पूर्व सदस्य हैं और अन्य लोगों ने मिल करके बीजेपी बनाई, भारतीय जनता पार्टी। 1980 में बनाकर ये तैयार होता है। पहले पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो बाद में 1996 में पीएम भी बनते हैं। ठीक? नितिन नवीन इम्पोर्टेंट है। हाल ही में 14वें 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फ़ोकस देश कौन-सा चुना गया? किन्हें चुना गया? तो फ़ोकस देश चुना गया है किसको? अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना को। तो 22 से 3 फरवरी तक ये चल रहा है कोलकाता के सॉल्ट लेक मैदान में और ये पहली बार है
जब कोई लैटिन अमेरिकी देश को इसमें फ़ोकस देश चुना गया है। लैटिन अमेरिका मतलब जो साउथ अमेरिका वाले देश हैं, ठीक, उनको चुना गया है। अभी कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि जनवरी में ही अभी में ही 53वां वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पे? भारत मंडप में, ये अलग चीज़ है। वर्ल्ड बुक फेयर, ठीक है? और ये जो हो रहा है, ये कोलकाता पुस्तक मेला, जो भी इंटरनेशनल लेवल का, वो अलग है। तो जो वर्ल्ड बुक ऑफ फेयर हुआ था, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है? कतर है, फ़ोकस देश स्पेन है। अब हो सकता है कि अगर पूछ दे कोलकाता में हुए पुस्तक मेले में फ़ोकस देश कौन-सा है? ऑप्शन में स्पेन रहे, लगेगा अरे हमने तो स्पेन पढ़ा था। या फिर पूछ देगी कि वर्ल्ड बुक ऑफ फेयर में फ़ोकस देश कौन-सा है? ऑप्शन अर्जेंटीना भी रहा तो तुरंत जाएगा अर्जेंटीना। तो इसलिए याद रखना है कि जो कोलकाता पुस्तक मेला हो रहा है 49वां अंतर्राष्ट्रीय, उसमें फ़ोकस देश रखा गया है अर्जेंटीना को। और आपका जो नई दिल्ली में जो हुआ था वर्ल्ड बुक फेयर, उसमें फ़ोकस देश है स्पेन और गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है? कतर। ओके? जिसकी राजधानी क्या है? दोहा, कतर की। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य को गैंगस्टर फ्री बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है? पंजाब ने शुरू किया है। 12,000 कॉप्स, 72 घंटे, पंजाब पुलिस लॉन्च ऑपरेशन प्रहार, क्रैक डाउन ऑन गैंगस्टर। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किसने की है? आंध्र प्रदेश ने की। हम लोग थोड़ा जल्दी-जल्दी चलेंगे। सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी विल कम अप ऑन होप आइलैंड इन काकीनाडा बे, सेज आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा खाड़ी में एक होप आइलैंड है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा किया इसकी स्पेस सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका लक्ष्य है कि आंध्र प्रदेश को एरोस्पेस और कमर्शियल स्पेस एक्टिविटी का हब बनाना, जो कि अच्छी बात है। ये निजी स्पेस कंपनियों के लिए लॉन्चिंग को आसान बनाएगा, लेकिन अभी इस परियोजना को इसरो से और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलना बाकी है। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में किया है। ठीक है, प्रेसिडेंट इनॉग्रेट ग्रंथ कुटीर एट राष्ट्रपति भवन। क्यों किया गया है? बुक हाउस हैज़ अ रिच कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ एंड बुक्स इन 11 क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। जो 11 जो हमारे क्लासिकल लैंग्वेज है, उनमें कौन-कौन सा है? इंक्लूडिंग तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, ओडिया। 2014 तक यही था। इसके बाद पिछले साल मराठी, पाली, प्राकृत, असमी एंड बंगाली को भी ऐड कर दिया गया, जिसके बाद से 5 प्लस 6 11 जो हो चुके हैं, अब हो चुके हैं। उसी के लिए ग्रंथ कुटीर का इनॉग्रेट किया गया है। पुस्तकालय है जिसमें 11 शास्त्रीय भाषाओं की 2300 से अधिक जो दुर्लभ पुस्तकें हैं, 50 ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ उनको रहेगा। पांडुलिपि क्या होता है? ताड़ के पत्तों और छालों पर कपड़ों पर लिखी गई चीज़ें होती हैं। उद्देश्य इसलिए है कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देना और डिजिटल रूप से संरक्षित करना, ताकि युवा पीढ़ी से कुछ सीख सके। इम्पोर्टेंट है, याद रखें। अगला सवाल है, चर्चा में रहा ऑपरेशन मेगा गुरु का संबंध किस राज्य से है? ये है भैया झारखंड। झारखंड में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए शुरू किया गया अभियान है ऑपरेशन मेगा बुरु, अ मेजर एंटी मोएस्ट ऑफेंस इन झारखंड वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट लेड टू द किलिंग ऑफ 16 मोएस्ट इंक्लूडिंग टॉप सीपीआई मोएस्ट लीडर को भी मांझी को भी खत्म किया गया है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूमि जिले के सारंडा वन क्षेत्र में शुरू किया एक बड़ा निरंतर जारी माओवादी विरोधी आतंकी अभियान है। ठीक है? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? ये तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन था। सुभाष चंद्र बोस एक ग्रेट लीडर जिन्होंने आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो जो क्रेडिट था, वो कि 1-2 लोग लेकर के गए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो क्रेडिट इनको मिलना चाहिए। इनकी मौत भी रहस्यमयी रही। बहुत सारी चीज़ें, उस पे एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन याद रखिए पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है, वो मनाया जाता है इनकी जयंती। कौन है ये? ये बहुत बड़े लेजेंड, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, सुभाष चंद्र बोस, 23 जनवरी। ठीक है? 23 जनवरी को हर साल में मनाया जाता है और इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी को कहाँ? ओडिशा के कटक में हुआ था 1897 में और 2021 में ये मनाया जा रहा है। यानी सोच के देखिए, जब ये अभी जो एनडीए की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ही कई सारे दिवस को मनाना शुरू किया है। जैसे बिरसा मुंडा जयंती को भी आप देख लो, जिसको जनजाति गौरव दिवस के रूप में डिक्लेयर किया गया, 15 नवंबर का हो गया। ठीक है, अम्बेडकर जयंती, और अम्बेडकर जयंती तो खैर पहले से मना रहे हैं। एक जो 26 नवंबर को हम मनाते हैं, जिस दिन हमने एडॉप्ट किया था, क्योंकि उस वो सब सारी चीज़ों को मनाया जा रहा है, तो सारे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिलहाल पराक्रम दिवस 23 जनवरी पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कब से मना रहे हैं? 2021 से मना रहे हैं। हाल ही में भारत रंग महोत्सव का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? किया जा रहा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा। भारत रंग महोत्सव भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव, 40 स्थानों पर इसका आयोजन होगा। भारत रंग महोत्सव क्या है? विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव है।
और 25वाँ ये हो रहा है 27 से जनवरी से 20 फरवरी तक। शुरू में मैंने बताया कि 40 अलग-अलग स्थानों पर होगा और पहली बार ऐसा होगा जो 7 महाद्वीप है, सातों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुति के साथ किया जाएगा और इस बार कुल 277 प्रस्तुतियाँ प्रदर्शित की जाएँगी। इसका उद्देश्य भारतीय नाटकों को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृतियों का आदान-प्रदान करना है। कौन करता है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अगला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इस सुकन्या समृद्धि योजना को 11 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, तारीख था 22 जनवरी को, ठीक है? सुकन्या समृद्धि योजना मार्क्स 11 ईयर ऑफ एम्पावरिंग द गर्ल चाइल्ड। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू हुआ था। यह योजना बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी के लिए पैसे जोड़ने के उद्देश्य से की गई थी। योजना भारत के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें माता-पिता बच्चे के नाम पर खाता खोल सकते हैं। बच्ची की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। बच्ची की जो है 18 साल की उम्र तक माता-पिता खाता चलाते हैं, उसके बाद वो खुद इसे सँभाल सकती हैं। खाता खोलने से 15 साल तक पैसा जमा करना होता है। 21 साल तक ये चलता है। एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के लिए योजना है। कम से कम अब ₹250 प्रति वर्ष और मैक्सिमम जो है वो 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। क्या-क्या हमने पढ़ा? 2015 में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था, उसके अंतर्गत लाया गया था। बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी के लिए उद्देश्य से पैसे जोड़े गए थे। कौन देखता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। 18 साल की उम्र तक माता-पिता देखते हैं, उसके बाद बेटी खुद सँभाल सकती है, ठीक है? और 10 साल से ऐज कम होना चाहिए। कम से कम आप ₹250 प्रति वर्ष जमा कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हो? 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा कर सकते हो। 15 साल तक जमा करना होता है, 21 साल तक ये चलता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रासी-1 चलाया। कहाँ पर चलाया है? ये चलाया है जम्मू-कश्मीर में। ऑपरेशन त्रासी डे 5 सीज़ फ्रेश एनकाउंटर इन जेके किश्तवाड़ में, ठीक है? किश्तवाड़ जिले में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए भारत सेना, जम्मू-कश्मीर और सीआरपीएफ ने मिल करके ये अभियान चलाया है। त्रासी-1 जम्मू-कश्मीर। अगला एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, इस सवाल को मेरे को शायद थोड़ा पहले रखना चाहिए था। राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार सम्मानित होने वाला देश का 15वाँ राज्य कौन-सा है? तो वो है कौन-सा? सिक्किम, ठीक है? क्या है इस पर आगे बात करते हैं। सिक्किम पुलिस रिसीव प्रेज़िडेंट पुलिस कलर अवार्ड फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज़, इसे निशान भी कहते हैं। विशिष्ट सेवा, वीरता और अनुशासन के लिए दिया जाता है। पुरुष पाने ये अवार्ड मिलने के बाद पुलिस अधिकारी अपने वर्दी के बाईं आस्तीन पर एक विशेष प्रतीक धारण करते हैं। देखिए ऐसे ही नहीं है, मतलब अगर ये अलग विशिष्ट सेवा, वीरता, अनुशासन के लिए दिया गया है, 15 ही राज्यों के पास है ये 15वां बना है और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखोगे तो ये तीसरा है। किसना है? तीसरा है। कौन-कौन है पहला? पहला असम है, दूसरा त्रिपुरा है और तीसरा हो जाएगा सिक्किम। अगला सवाल है, किसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2000 पुरस्कार 26 सम्मान किया गया है? चीता अशोक शेल्के, ठीक है? नाम याद रखिए, चीता अशोक, है ना? और शेल्के। आगे बढ़ते हैं, किसे 2024 के जेसी डेनियल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? वो एक्टर का नाम है शारदा एक्ट्रेस, ठीक है? केरला गवर्नमेंट जेसी डेनियल फॉर एक्टर शारदा शी इज़, ओके? कौन देता है? केरल गवर्नमेंट देती है। केरल सरकार के द्वारा मलयालम सिनेमा में जो लाइफ टाइम योगदान देते हैं, उनको ये दिया जाता है और शारदा जो हैं, जो 32वीं फ़िल्मी हस्ती हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। अब जेसी डेनियल क्या अवार्ड है? तो देखिए मलयालम सिनेमा के जनक हैं जेसी डेनियल, उनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। कब शुरू किया गया था? 1992 शुरू किया गया था। 5 लाख रुपए की राशि यहाँ पर दी जाती है, 5 लाख। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्र बालिका दिवस। पहली बार कब मनाया गया? 2008 में। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्र बालिका दिवस 24 जनवरी को और इंटरनेशनल लेवल पे जो हम बालिका दिवस मनाते हैं, पूरा विश्व मनाता है, वो 11 अक्टूबर को। हाल ही में लोकायन 26 अभियान कौन-सा शिप रवाना हुआ है? आईएनएस सुदर्शिनी, ठीक है? लोकायन 26 के बारे में बात करूँ तो ये भारतीय नौसेना का वैश्विक समुद्री मिशन है। इसमें हमारा एक सेल ट्रेनिंग शिप कॉल प्रशिक्षण जहाज आईएनएस सुदर्शिनी 10 महीने की लंबी यात्रा पर जाएगा। आईएनएस सुदर्शिनी 10 महीने की लंबी यात्रा पर जाएगा। कोच्चि केरल से निकला है, जिसमें यह 22,000 नॉटिकल मील से अधिक दूरी तय करेगा।
22,000 नॉटिकल मील की दूरी तय करेगा। इसमें 13 देशों का दौरा करेगा, 18 विदेशी बंदरगाहों पर रुकेगा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत की समुद्री शक्ति का प्रदर्शन करना और मित्र देशों के संबंधों को मजबूत करना है। नाम क्या है? आईएनएस सुदर्शनी, आईएनएस सुदर्शनी। आगे बढ़ते हैं, नुम्बिया सेफ्टी इंडेक्स ऑफ में किस शहर को मिला है पहला स्थान? तो वो है किंगदाओ, किंगदाओ, ठीक है? मंगलुरु टॉप में है, भारत का जो मंगलुरु है वो टॉप में है और किंगदाओ जो है वो वर्ल्ड वाइड फर्स्ट पे आया है। देखिए, इन हर शहरों और देशों में सुरक्षा की धारणा दार अपन आप जो अपराध स्तर है, क्राइम लेवल उसको मापता है और उस हिसाब से रैंकिंग देता है। तो चीन का है किंगडॉ, ठीक है? दूसरे नंबर पे यूएई का अबू धाबी है, तीसरे पे दोहा है, लास्ट में सबसे है साउथ अफ्रीका का प्रिटोरिया जिसे 304 रैंक मिले। तो बात करें इंडिया का कौन-सा है, तो इंडिया का भई मैंगलुरु है, वो भी 46 नंबर पे है। उसके बाद अगर अहमदाबाद आता है जो 87वें नंबर पे है, फिर आता है जयपुर 106, कोयंबटूर जो है 123 रैंक और सबसे लास्ट जो रैंक है 304 रैंक वो है साउथ अफ्रीका का प्रिटोरिया। 38वां सवाल है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन-सा संस्करण हुआ? कौन-सा एडिशन हुआ? 6वां एडिशन खेला गया। ये 2 चरणों में होगा। पहला चरण 23 से जनवरी से 27 जनवरी तक लेह लद्दाख में खेला गया है। दूसरा जो खेला जाएगा चरण वो मार्च में खेला जाएगा गुलमर्ग में, कश्मीर में। फिंगर स्केटिंग नाम का एक गेम पहली बार इसमें शामिल हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है फिंगर स्केटिंग और पहली बार ये जो विंटर गेम्स खेला गया था, वो 2020 में खेला गया था, गुलमर्ग में खेला गया था। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, हाल ही में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा न्यू दिल्ली में। सेकंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट बी हेल्ड इन दिल्ली ऑन जनवरी 2025 ये किया जाएगा बोल रहे थे, किया जा चुका है 24 से 25 जनवरी तक। ठीक है? अगला सवाल है, मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो सेहत योजना शुरू करने वाला राज्य है पंजाब। भगवत मान सीएम ने मान ने किया मुख्यमंत्री सेहत योजना का शुभारंभ, हर परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा उपचार मिलेगा। हमारा जो आयुष्मान है उसमें कितना मिलता है? उसमें मिलता है 5 लाख रुपए और यहाँ 10 लाख दिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब कितनी सरकारी चीज़ें हैं, कितना अच्छा होता है पता नहीं। हाल ही में 10,000 बोडो नृत्यकों द्वारा बगुम्बा नृत्य कहाँ पे किया गया? ये इम्पोर्टेंट है। बगरुम्बा, बगरुम्बा नियुक्त किया गया असम में, ठीक है? अब कुछ नहीं 7-8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। पीएम मोदी टू विटनेस 10,000 बोडो डांसर्स परफॉर्म बगरुम्बा ड्यूरिंग असम विजिट। जब असम विजिट गए थे, तो 10,000 बोडो डांसर ने ये किया था, अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया था। किनके द्वारा? बोडो जनजाति के द्वारा, असम का लोक नृत्य है। ये नृत्य प्रकृति, तितलियाँ, पक्षियों की उड़ान से प्रेरित है, इसलिए इसे बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है। और ये नृत्य मुख्य रूप से बोडो महिलाओं के द्वारा पारंपरिक परिधानों में बैसागु त्योहार के दौरान किया जाता है। 10,000 से अधिक करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इसमें बता दिए हैं। अगला सवाल है, आदिवासी त्योहार समक्ता सरलम्मा जतारा का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये तेलंगाना में किया जाता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये द्विवार्षिक है यानी 2 साल में 1 बार होता है। मेदारम जातरा भी कहते हैं, एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है और तेलंगाना में कोया जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। 4 दिवसीय यह त्योहार होता है। अगला सवाल है, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स ने अपना कौन-सा स्थापना दिवस मनाया? तो वो मनाया 21वां स्थापना दिवस मनाया है। 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन हुआ था। जो डिजास्टर होता है ना, उस समय जान बचाने, राहत का काम करने वाला भारत का एक क्या है, विशेष बल है जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इनका मोटो क्या है? आपदा सेवा सर्वत्र। डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल पीयूष आनंद। नाम याद रखिए, पीयूष आनंद, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कैजाद भरूचा को, ठीक है? बैंकिंग क्वेश्चन है, कोई बैंक का एग्ज़ाम दे रहा होगा तो इम्पोर्टेंट उनके लिए हो सकता है। 3 सालों के लिए इनको नियुक्त किया गया। बैंक की स्थापना कब हुई थी एचडीएफसी की? 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 का दुनिया का सबसे मूल्यवान वैल्यूएबल वैल्यूएबल ब्रांड कौन-सा है? तो भई वो है एप्पल, ठीक है? एप्पल है, ठीक है? पहले नंबर पर एप्पल है, दूसरे पर माइक्रोसॉफ्ट है, तीसरे पे गूगल और चौथे पे अमेज़न है।
भारत का रैंक कोई कंपनी है? बिल्कुल है। कौन-सी है भई? टाटा। वो भी कितने नंबर पे है? 61वें नंबर पर है। उसके बाद है इन्फोसिस जो 150वें नंबर पर है और इस सूची में 192 अमेरिकन ब्रांड इसमें शामिल है। भारत का टाटा 61वां है। फिलहाल याद रखिए कि एप्पल टॉप में है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, फिर गूगल है और अमेज़न है। अगला सवाल है, बस 2-3 क्वेश्चन बचे। हाल ही में भारत सेना और एचएएल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने किस राज्य के मीसामारी में हेलीकॉप्टर एमआरओ हब की आधारशिला रखी है? तो ये असम में रखी गई है, ताकि नॉर्थ ईस्ट में जो हम सिक्योरिटी वाला जो मैटर है उसको और अच्छे से मजबूत कर सकें। एमआरओ का मतलब होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, एमआरओ। असम के मिसामारी में, ये केंद्र पूर्वी छेना में क्षेत्र में जो वही बताया ना नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका में, सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मरम्मत को तेज बनाकर सीमा युद्ध की तैयारियों को मजबूत करेगा। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, ये एमआरओ का मतलब ही वही है। आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षमता बढ़ाएगा। उद्देश्य सेना के हेलीकॉप्टरों को जल्दी मरम्मत करना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1953 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। 26 जनवरी को हम सब जानते हैं गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन एक चीज़ और दिवस मनाया जाता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। इसके अलावा 26 जनवरी को एक और दिवस मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया जा रहा है। 2 चीज़ें होंगी, कौन-कौन सा? एक तो मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और एक दूसरा मनाते हैं स्वच्छ ऊर्जा दिवस। IRENA के द्वारा इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 2009 को किया गया था, मुख्यालय अबू धाबी, यूएई में है। अगला और सबसे अंतिम सवाल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर एक जिला, एक व्यंजन पहल की शुरुआत की है? तो वो किया है, यूपी में किया गया है। हर जिले के प्रसिद्ध पारंपरिक खाने को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से स्थानीय खान-पान का ब्रांडिंग, बेहतर पैकेजिंग के साथ किया गया है। 75 जिले हैं वहाँ पे, तो 75 व्यंजनों के माध्यम से बढ़ावा देना है। इस वीडियो में इतना ही था। तो हमने 22 जनवरी से लेकर के कब तक 28 जनवरी के जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते थे, 50 तो नहीं 49 क्वेश्चन थे। 49 को एमसीक्यू के बेस पे हमने सॉल्व कर लिया है। वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।